अमूमन जब हमारे सर में दर्द होता है तो एक आदमी क्या करेगा? वो व्यक्ति कोई दवाई ले लेगा जो ओवर द काउंटर अवेलेबल होती है। दोबारा सर में दर्द होगा तो अमित वो व्यक्ति क्या करेगा? फिर वही लापरवाही हो सकती है। फिर वही लापरवाही हो सकती है और यहीं पर हमसे चूक हो जाती है, क्योंकि अक्सर ये साधारण से दिखने वाले लक्षण किसी बड़ी बीमारी की तरफ इशारा हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अगर हम ब्रेन ट्यूमर की बात करें तो ये भी एक ऐसी ही बीमारी है। तो आज हम ब्रेन ट्यूमर के प्रति अपनी सतर्कता और जागरूकता को बढ़ाएंगे हेलो डॉक्टर सेगमेंट में, जिसमें हमारी मदद करेंगे विशेषज्ञ। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर शशांक शरद काले। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप हैं प्रोफेसर इन एचओडी न्यूरोसर्जरी, एम्स न्यू दिल्ली। साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर देवाशीष चौधरी का। नमस्कार। डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी, जीबी पंत अस्पताल नई दिल्ली से। तो डॉक्टर शशांक, आपसे शुरू करते हैं क्योंकि आज नेशनल स्पेस डे है। आप लोगों को भी बधाई। तो जब अगर कोई मानव अंतरिक्ष में जाता है, अब वहाँ तो ग्रेविटी है नहीं, तो फिर उसका ब्रेन पर क्या असर पड़ता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ग्रेविटी के ना होने से ब्रेन में फ्लूइड बढ़ जाता है। ओके। वेंट्रिकल, ब्रेन के अंदर कुछ हिस्से होते हैं जो पानी से भरे होते हैं, जो उस पानी को हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। तो वो बढ़ जाता है, तो पानी बढ़ जाता है दिमाग में और ब्रेन का शेप थोड़ा चेंज हो जाता है। ब्रेन और ऊपर की, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींचता है, अब ग्रेविटी है नहीं तो ब्रेन, ये जो स्कल की बोन है, इसके पास चला जाता है और आंखों पे चेंज होता है। जो आई ग्लोब है उसका शेप चेंज हो जाता है और कभी कभी देखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। ओके। तो वन ऑफ द फ्यू चेंजेस इज दिस व्हिच इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो डॉक्टर देवाशीष, फिर किस तरीके की उनको केयर करने की ज़रूरत पड़ती है? क्या प्रिकॉशंस वो लेकर चलते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि स्पेस ट्रैवल जो करते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रैवल्स होते हैं, तो एस्ट्रोनॉट्स को बहुत अच्छी तरह ट्रेनिंग दी जाती है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिसमें ब्रेन, जैसे डॉक्टर काले ने बताया, ब्रेन के स्ट्रक्चर में चेंज आ सकता है, फंक्शनिंग में चेंज आ सकता है, उनके जो ब्लड जाता है ब्रेन में, सीएसएफ सर्कुलेशन जो होता है उसमें फ़र्क आ सकता है। और दूसरा आ सकता है मेंटल, मानसिक। जैसे आप देखते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स बहुत लंबे अरसे तक ट्रैवल करते हैं, राइट। और कुछ हादसा भी हो सकता है। जैसे अभी आप जानते हैं कि हमारी सुनीता विलियम्स अभी अटकी हुई हैं स्पेस में, तो उनको उससे मानसिक दबाव भी होता है। तो ये पूरा ट्रेनिंग एक होता है इनका बहुत एक्सटेंसिव, जिससे इससे उभरने की तरीके बताए जाते हैं, टैकल करने के तरीके बताए जाते हैं। तो ये एक अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, अपना एक अलग टाइप का ज्ञान है जो कि स्पेशलिस्ट देते हैं उनको और उस तरह ट्रेन करते हैं। यानी स्पेस मेडिसिन अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। तो हम डॉक्टर्स को भी धन्यवाद देते हैं और एस्ट्रोनॉट्स को भी, जो इतनी ट्रेनिंग करके मानवता के लिए कार्य करते हैं। लेकिन आज का विषय ब्रेन ट्यूमर है, तो डॉक्टर देवाशीष, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, कैसे सरलता से समझें ब्रेन ट्यूमर क्या है? जी देखिए, जैसे बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें यूनिट जो होता है वो सेल्स कहते हैं, और वो सेल्स एक पैटर्न में ग्रो करता है। जब ये ग्रोथ पैटर्न एबनॉर्मल हो जाता है तो हम उसको कहते हैं कि वो बढ़ गया, यानी कि ट्यूमर बन गया। तो ये बढ़ने की जो कारण होते हैं और जो गति होती है उसमें फर्क है। कुछ हम कहते हैं बिनाइन, मतलब थोड़े से होते हैं, ज्यादा जल्दी नहीं बढ़ते हैं और काफी सालों तक चलते रहते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट कुछ होते हैं जो मैलिग्नेंट कहते हैं, जिसको कैंसर कहा जाता है, जिसमें ग्रोथ पैटर्न बहुत फास्ट होता है, सेल्स बहुत ज्यादा फास्ट डिवाइड करते हैं, वो बढ़ता रहता है और सूजन करता है अपने आसपास, क्योंकि वो प्रेशर देता है। अब ब्रेन जब देखेंगे तो स्कल के अंदर अटका हुआ है, बाहर हमारी खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर एक लेयर्स है जिसको ड्यूरा कहते हैं, उसके अंदर ब्रेन है जी। तो ब्रेन में अगर इस तरह की सेल्स की नंबर बढ़ते रहें, ब्रेन ट्यूमर होता रहा, तो बहुत ज्यादा दबाव बन जाता है और उसके वजह से लक्षण आते हैं और उसके वजह से मरीज जी। डॉक्टर साहब, हम आपसे लक्षण भी पूछेंगे और सर्जरी की कब आवश्यकता पड़ती है। यदि आप भी इस विषय पर कोई सवाल करना चाहें तो हमारे स्टूडियो का नंबर नोट कर लें। नंबर है 011-2309-7532। 011 is our code and number is 23097532। डॉक्टर काले, यहाँ पर ये चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है कि जब हम ब्रेन ट्यूमर को देखते हैं
तो भारत में केसेस बढ़ रहे हैं, भारत में क्या पूरे विश्व में ही तेजी से बढ़ रहे हैं, तो क्या वजह है? क्या ये लाइफस्टाइल ही रीज़न है या कुछ और है? दो चीज़ें हैं। एक, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी है, हेल्थ सर्विसेज ज़्यादा अच्छी हुई हैं, तो हमें ज़्यादा पता चल रहा है। ओके। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण है हमारी आबादी बढ़ रही है। तो हो सकता है परसेंटेज उतना ही हो, लेकिन 100 लोगों में था, अब 200 लोगों में दिख रहा है, तो नंबर बढ़ गया। तो ऐसा लगता है जैसे बढ़ गया है। तीसरा, थोड़ा सा गैप है हमारे हेल्थ सेटअप में और आबादी में। ओके। तो उस गैप की वजह से भी ऐसा महसूस होता है कि अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है, तो ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं, पर हो सकता है ऐसा ना हो। इन सब कारणों की वजह से हमें ऐसा लगता है। और कहाँ शक कहाँ है आपको, कारण क्या हो सकता है? बहुत सारी चीज़ें हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिसको बोलते हैं, उनकी वजह से कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रेन ट्यूमर्स की तादाद बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल, बीच में बहुत हुआ था कि जो हम मोबाइल यूज़ करते हैं जी, और कान से हम हमेशा लगाए रखते हैं स्पीकर, या ईयरफोन्स यूज़ करते हैं, हेडफोन्स यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे लोग का ये कहना था कि उसकी वजह से एक किस्म का ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। तो उसके ऊपर भी काफ़ी स्टडीज़ हुई, लेकिन कोई सबूत जिसको बोलते हैं, ठोस सबूत नहीं मिला है अभी तक। लेकिन अगर शक भी है तो हमारी तो विनती रहेगी कि बैलेंस्ड यूज़ करिए गैजेट्स का, और ज़्यादा ये जो ईयरफोन लगाते हैं ना हम लोग, ये परंपरा नहीं चलनी चाहिए। रिसेंटली हमने बहुत सारे केसेस ऐसे सुने हैं। एक कॉलर है इस समय, डॉक्टर देवाशीष, अशोक जी हैं दिल्ली से। हेलो जी, अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम करके अशोक जी जल्दी से सवाल करिए। हाँ, हेलो जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, मेरा नाम अशोक कुमार है। ये प्रॉब्लम वाइफ के साथ है। वाइफ के सर पे ना छोटा सा चोट लग गई थी, जिसकी वजह से गांठ बनी हुई है। तो बस मैं ये जानना चाह रहा था, इसका क्या ब्रेन ट्यूमर से कोई संबंध है? जी नहीं, ब्रेन ट्यूमर जब हम बात करते हैं तो ब्रेन के अंदर स्थित ट्यूमर की बात करते हैं। चोट लगने से अक्सर अगर स्कल में या खोपड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या ब्रेन के बाहर खून का दबाव बन सकता है, तो वो थोड़ा अलग चीज है। ये ट्यूमर जो हम बता रहे हैं, ट्यूमर अक्सर हम ब्रेन के अंदर और ब्रेन के आसपास स्थित जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको इन्वॉल्व करते हुए बताते हैं। तो डॉक्टर साहब, जांच कैसे करें? ये जांच कैसे हो कि पता लगे कि ब्रेन ट्यूमर है? देखिए, पहले तो लक्षण आपको समझने पड़ेंगे। मोस्टली ब्रेन ट्यूमर के लक्षण यही होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि क्लोज स्पेस में एक चीज बढ़ रही है तो उससे प्रेशर बढ़ रहा है, तो हेडेक आ सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, परसिस्टेंट नॉशिया हो सकता है, वॉमिटिंग का टेंडेंसी हो सकता है, और व्यवहार में, चिंतन में फर्क आ सकता है। मरीज का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया अचानक, और धीरे धीरे बढ़ रहा है और धीरे धीरे बदल रहा है, तो ये सब संकेत देता है कि ब्रेन में कोई खराबी आती है। अगर और बढ़ जाता है तो फालिज की शिकायत हो सकती है, फोकल डेफिसिट्स आ सकते हैं, दिखाई देने में दिक्कत हो सकती है, सुनाई देने में दिक्कत हो सकती है। ये सारे संकेत देते हैं कि ब्रेन में कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो आज के दिन में ये रिलेटिवली आसान है, क्योंकि हमारे पास सीटी स्कैन है और हमारे पास एमआरआई है। तो इससे हम जब करते हैं, इमेजिंग करते हैं ब्रेन का, तो उसमें वो ट्यूमर निकल आता है। अब मेन चैलेंज ये आता है कि वो ट्यूमर को देख के हमें ये डिटरमाइन करना है कि वो बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, किस तरह का ट्यूमर है। तो उसके लिए बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड टेस्ट है, और फाइनली जाके बायोप्सी या रिमूवल के बाद ही हम एकदम 100% कह सकते हैं कि ये इस तरह का ट्यूमर है। ओके, इस समय हरी जी हैं फोन लाइन पर। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। आप पहले तो स्पेस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और आपके जो चैनल में डॉक्टर साहब आए उनको भी गुड मॉर्निंग। मैं हरि निगम कानपुर से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 55 साल है और बार बार मुझे अक्सर ब्रेन में सर दर्द हो जाता है। तो अब आप मैं ये बताइए, और उसके साथ साथ मैं वोमिटिंग भी फील करता हूँ, होती नहीं है बस फील करता हूँ, तो इसके लिए कौन सा टेस्ट कराएं? डॉक्टर काले, इनको सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए कि वो पता लगाए, पूछताछ करके या जांच करके कि किस टाइप का हेडेक है। और फिर बेस्ट तरीका तो एमआरआई है। अगर ब्रेन का एमआरआई हो जाए तो उससे सही पता चल जाएगा कि ट्यूमर है या नहीं, तो और कोई बीमारी है या नहीं है। एमआरआई कराना है, सीटी स्कैन नहीं? एमआरआई सॉफ्ट टिश्यू ज़्यादा अच्छा दिखाता है, सीटी स्कैन हड्डियों को ज़्यादा अच्छा दिखाता है, क्योंकि ब्रेन सॉफ्ट टिश्यू है और ब्रेन के जो ट्यूमर होते हैं वो या तो ब्रेन के अंदर होते हैं या जो झिल्ली होती है उसके ऊपर, उसके ज़्यादा होते हैं। इसलिए एमआरआई ज़्यादा इफेक्टिव है। एक दूसरा,
MRI में कोई खतरनाक रेडिएशन नहीं होता। ओके। MRI सेफ होता है, जबकि CT स्कैन में रेडिएशन होता है। और रेडिएशन के अपने नुकसान हैं जी। तो MRI सेफ है। मेरा भी एक सवाल है डॉक्टर देवाशीष, जब आपने MRI किया तो ट्यूमर की क्या शेप है, वो कहाँ लोकेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है? हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि जो हेडेक्स होते हैं ना, हेडेक्स दो तरह के होते हैं, एक कहते हैं प्राइमरी हेडेक्स और सेकेंडरी हेडेक। ब्रेन ट्यूमर के लिए जो हेडेक होता है सेकेंडरी हेडेक होता है। अच्छा। लेकिन अक्सर लोगों को प्राइमरी हेडेक है। इनको जिन्होंने प्रश्न पूछा तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइमरी हेडेक इनको बार बार हो रहा है, माइग्रेन टाइप का लग रहा है। इसीलिए इनको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। और अक्सर ये देखा गया है कि इस तरह के बीमारी में माइग्रेन बहुत कॉमन होता है। तो समझे कैसे सेकेंडरी है कि प्राइमरी है? उसके लिए हम कुछ रेड फ्लैग्स कहते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि ये सेकेंडरी हैं। तो वो डॉक्टर ही बता सकता है, वो देख के, या कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स आ गया, कोई दिक्कत आ गई, तो वो डॉक्टर बता सकता है और डिटरमाइन कर सकता है कि इसको MRI की जरूरत है या नहीं है। तो डॉक्टर साहब फिर मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, बतौर सर्जन आप बताइए, जब आप MRI करते हैं तो शेप क्या है और कहाँ लोकेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिमाग में बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जो कुछ कुछ चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल दाहिनी तरफ, तो दाहिनी हाथ दाहिने पाँव, इसके लिए एक हिस्सा है ब्रेन में। बाएं तरफ बायां पाँव बायां हाथ, चेहरे का बायां हिस्सा, ये सब अलग अलग एरिया से कंट्रोल होते हैं ब्रेन में। तो वो ट्यूमर कहाँ है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, क्योंकि एक वो ट्यूमर के दबाव की वजह से उस हिस्से के फंक्शनिंग में फ़र्क आ सकता है, दूसरा ऑपरेशन के वक्त उस हिस्से को खतरा हो सकता है। इसलिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये ट्यूमर कहाँ है और वो क्या असर कर रहा है। जी डॉक्टर देवाशीष, हमारे कॉलर ने अभी हेड इंजरी की बात की थी, तो मेरा भी यहाँ पर एक सवाल होता है, क्योंकि बचपन में मेरे भी सर पे चोट लगी थी और मुझे अभी तक वहाँ पर मुझे स्किन थोड़ी उभरी हुई महसूस होती है और कई बार मुझे लगता है कि कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो ये बहुत लोगों से मैंने जाना कि ये उभरी हुई स्किन हो जाती है, किसी को लगता है कि कुछ उसमें है, तो कैसे पता लगा है, क्या कोई टेस्ट कराना चाहिए? जैसे मैंने बताया, ब्रेन ट्यूमर जब हम बात कर रहे हैं तो अंदर की बात कर रहे हैं, ये बाहर है, स्कल में है, खोपड़ी में है। तो ये जनरली पोस्ट ट्रॉमा के बाद, चोट लगने के बाद वहां पर थोड़ा सा इफ्यूजन होता है या थोड़ा सा ब्लीड हो जाता है और वो फिर जम के थोड़ा सा उभरी हुई चीज रहती है। और काफी लोगों को एक होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक कहते हैं, जिसमें उस जगह में सरदर्द काफी दिनों तक रह सकता है। तो ये कॉमन चीज है, लेकिन इसमें ज्यादा चिंता की बात नहीं है। जो हम ब्रेन ट्यूमर की बात कर रहे हैं ये थोड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि इसमें आपका जैसे मैंने बताया बिनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, आप क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट हैं, इससे पहले कि हम सर्जन के पास जाएं, क्या आप दवाइयों से ठीक कर सकते हैं? जी, तो ऐसा है कि ब्रेन ट्यूमर का मतलब ये नहीं कि सबको इलाज की जरूरत है। कुछ जैसे मैंने बताया, कुछ बिनाइन ट्यूमर्स हैं जो कि सालों साल वैसे ही रहते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, उनको ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। उनको इनफैक्ट काफी समय हेडेक जो होता है वो ब्रेन ट्यूमर के लिए नहीं, लेकिन माइग्रेन के लिए हेडेक होता है। तो वो इंसिडेंटल फाइंडिंग है, आपने करा लिया और निकल आया। लेकिन ये जरूर है कि आज के दिन में जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में इट्स मल्टी मोडल। हम कहते हैं बहुत सारे तरीके हैं, उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट है, रेडियोथेरेपी है, सर्जरी है। तो इसीलिए इन सब का एक टीम बैठती है और टीम डिसाइड करती है कि इस मरीज के लिए क्या सबसे तो दवाई क्या ट्यूमर पिघला देती है? नहीं, हाँ, तो कीमोथेरेपिक जो एजेंट है, एंटी कैंसर जो ड्रग्स हैं, उसमें वो जाती हैं और जाके वो ट्यूमर को, जो स्पेसिफिक वो जो ट्यूमर है उसको अफेक्ट करती है। इसमें आजकल का जो शोध कार्य हुआ है उसमें ये काफी जेनेटिक फैक्टर्स, जेनेटिक मैकेनिज्म्स आए हैं जो ट्यूमर में काम करते हैं, जीन्स चेंज हो जाते हैं और जीन्स के इसके वजह से उस सेल्स में बनावटी जो दिक्कतें आती हैं, तो उसके अगेंस्ट में भी ड्रग्स बन रहे हैं। तो इसीलिए ये एक कॉम्बिनेशन थेरेपी है। यूजुअली हम करते हैं कि, लेकिन अगर ट्यूमर ज्यादा है, बड़ा है और प्रेशर दे रहा है, तो फिर सर्जन के पास जाना ही पड़ेगा। आप क्या करते हैं, पूरा हटा देते हैं ट्यूमर? कोशिश तो यही होती है कि जितना ज़्यादा हो सके हटाएं, मरीज के और गंभीर हालत में और खतरा ना पैदा करते हुए जितना ज़्यादा हम हटा सकते हैं वो हटाते हैं। और अगर जैसे इन्होंने कहा बिनाइन ट्यूमर है, तो वो ब्रेन का जो सब्सटेंस है, सेल्स हैं, उसके बाहर होता है, या तो झिल्ली में होता है या किसी और स्ट्रक्चर में होता है, तो उसको हम ज़्यादा सेफली हटा सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली ब्रेन के सेल्स में नहीं होता ट्यूमर। लेकिन अगर ब्रेन के सेल्स का ट्यूमर है, ग्लायोमा जिसको बोलते हैं या ब्रेन कैंसर जिसको बोलते हैं, तो उसको हटाने में ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि आसपास जो नॉर्मल ब्रेन है उससे ट्यूमर का जो इंटरफेस है, या जहाँ पे वो ट्यूमर ख़त्म होता है और ब्रेन शुरू होता है,
उसका पता लगाना बड़ा मुश्किल है, ऑपरेशन इवन माइक्रोस्कोप से लेकर भी बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए कभी कभी थोड़ा कंजर्वेटिव होना पड़ता है और ट्यूमर को छोड़ना पड़ता है। तो मरीज अक्सर ऐसा सोचते हैं कि डॉक्टर साहब पूरा नहीं निकाल पाए, तो उसकी भी वजह है कि इलाज बीमारी से ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए। अगर आपने निकाल दिया और उसका फालिस हो गया, एक तरफ का नहीं चल रहा है, तो फिर ऐसे इलाज का तो कम फ़ायदा है कि जो मरीज़ को ज़्यादा नुकसान करे, इसलिए फिर ट्यूमर छोड़ना पड़ता है। फिर अगर छूट जाए तो फिर उसको बाकी के तरीके हैं, जैसे इन्होंने बताया कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, जीन थेरेपी है, डिपेंडिंग अपॉन किस किस्म का जो ट्यूमर निकाला जाता है डॉक्टर देवाशीष, उसको फिर स्टडी करते हैं जी, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं किस तरह का सेल्स है, उसका ग्रेडिंग होता है और ग्रेडिंग के हिसाब से ट्रीटमेंट निर्णय होता है। और मैं एक बात ये भी बता दूं कि आज के दिन में न्यूरोसर्जन्स और इनका टीम इतना ज़्यादा अहम काम कर रहे हैं और रेडियोलॉजी इतना ज़्यादा आ रहा है कि आज के दिन में हमें मालूम कर सकते हैं कि कौन सा हिस्से में कितना हम जा सकते हैं। सर्जन को मालूम हो सकता है कितना ट्रैक्ट्स जा रहे हैं, किसको बचा सकते हैं, किसको छोड़ सकते हैं, किस तरह का अप्रोच ले सकते हैं उसको वहां तक पहुंचने के लिए, सो दैट डैमेज मिनिमल से मिनिमल हो। इसलिए आज के दिन में सर्जरी काफी सेफ हो गया है, ब्रेन सर्जरी काफी सेफ हो गया। राइट। तो डॉक्टर काले, चलते चलते कुछ टिप्स हेल्दी ब्रेन, ताकि ना तो सर्जन के पास आना पड़े ना डॉक्टर देवाशीष के पास आना पड़े। प्रिवेंशन। हेल्दी लाइफ, अवॉइड ऑल काइंड्स ऑफ रेडिएशन। जो भी रेडिएशन वाली चीजें हैं उनको अवॉइड करें, चाहे वो एक्सरे हो, बहुत ज्यादा एक्सरे, बहुत ज्यादा सीटी स्कैन, हर 6 महीने में आप सीटी स्कैन कर रहे हैं, तो रेडिएशन का भी असर होता है ब्रेन पे और सेल्स पे। अवॉइड यूजिंग एक्सेसिव मोबाइल, ईयरफोन्स, बिकॉज ये डाउटफुल चीजें हैं, अभी भी इसका पता नहीं है शायद। गुड डाइट। और एक मैं बताऊं कि ये तो हमने अभी तक प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स की बात करें, काफी समय दूसरे जगह से ब्रेन में मेटास्टेसिस जा सकता है, ट्यूमर ब्रेन में जा सकता है, और उसका एक मुख्य कारण है लंग कैंसर। और लंग कैंसर जो है, लंग कैंसर का मोस्ट कारण ये है स्मोकिंग। तो इसीलिए आपका लाइफस्टाइल में स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब वर्जित है। हाँ, अगर आप मतलब अल्कोहल फिर भी आप अगर मॉडरेशन में करें तो देयर आर सम हेल्थ बेनिफिट्स, व्हिच इज अगेन कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बट स्मोकिंग तो स्ट्रिक्टली नो। बट कीटो डाइट, फाइनल कमेंट्स। कीटो डाइट, यस, इट हैज, बड़े सारे लोगों ने बहुत सारा कुछ लिखा है और पढ़ा है इसके बारे में कि कीटोजेनिक डाइट जो होता है वो ब्रेन ट्यूमर को श्रिंक कर देता है। ये जो स्टडीज में ये देखा गया है कि कीटोजेनिक डाइट वाले मरीज, ब्रेन ट्यूमर जिनको है और उनको कीटोजेनिक डाइट पे रखा जाए, उनका लाइफ स्पैन ज्यादा लंबा होता है, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं होता ट्यूमर, लेकिन लाइफ स्पैन थोड़ा सा जरूर ज्यादा है। तो अभी भी शोध कार्य बाकी है इसमें। सो गुड लाइफस्टाइल, एंड आई कैन ऐड वन मोर थिंग दैट बोथ ऑफ देम डेमोन्स्ट्रेट a nice friendship, dates back to 45 years. 43 years. 43 years, very nice. Always a pleasure speaking to both of you. Thank you very much, Dr. Devashish Chaudhary, Dr. Shashank Sharad Kale. Thank you. Namaste.